चलिए आज रीता कुमारी जी के कथा संसार में सुनते हैं उनकी एक और कहानी। मंजिलें और भी हैं। पटना की जानी मानी लेखिका रीता कुमारी जी की कहानियाँ करीब 20 वर्षों से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही हैं। उनकी ज़्यादातर कहानियों में नारी की समस्याओं, हक और मानसिक आघात का बहुत ही मार्मिक चित्रण होता है। तो चलिए ऐसे ही एक कहानी के साथ आज मैं उपस्थित हुई हूँ। मंजिलें और भी हैं। घर में प्रवेश करते ही नंदिनी बिना इधर उधर देखे दंदनाते हुए अपने कमरे में आ गई और अपना बैग टेबल पर फेंक कटे वृक्ष सी बिस्तर पर जा गिरी। उसके मन में एक बवंडर सा उठ रहा था। इससे पहले उसने अपने आप को कभी इतना अकेला और असहाय महसूस नहीं किया था। आज उसे अपनी सारी सफलताएं, ऊंचा ओहदा, मान सम्मान सब कुछ निरर्थक लग रहा था। प्यार में चोट क्या खाई, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ समाप्त हो गया है। जो बच गया है वह घोर सूनेपन से घिरे उसका अकेलापन ही है। जिस प्यार के कारण उसके सारे रिश्ते नाते तार तार हो गए थे, उसी प्यार के कारण आज वह पूरी तरह बिखर गई थी। शुरू शुरू में कितना समझाया था उसने अपने आप को कि एक शादीशुदा व्यक्ति से प्यार करना गलत है। फिर भी प्रशांत के सामने पड़ते ही उसके सारे तर्क वितर्क जाने कहाँ खो जाते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जो अपने सारे रिश्ते नाते भुला प्रशांत के साथ एक अटूट बंधन में बंध जाने को वह व्याकुल हो उठी थी। कुछ ही दिनों पहले तक माँ और अपने छोटे भाई आदित्य के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में वह कितनी खुश थी। उसकी बस एक ही धुन और एक ही सपना, आदित्य को पढ़ा लिखा कर सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा देना और माँ को वे सारे सुख देना जो उन्हें अब तक हासिल नहीं हो पाए थे। उसकी मेहनत और लगन ने उसके सारे सपने एक एक कर पूरे कर दिए थे। मैनेजमेंट की डिग्री मिलते ही उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। नौकरी क्या मिली, जिंदगी की सारी कठिनाइयाँ आसान हो गई। आदित्य की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होने के साथ सुख सुविधाओं के सारे साधन खुद ब खुद जुटते चले गए। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात प्रशांत से हुई। प्रशांत पुणे से ट्रांसफर होकर उसके विभाग के अध्यक्ष पद पर आया था। ऊंची कदकाठी का सुदर्शन प्रशांत उसे पहली नज़र में ही भा गया था। प्रशांत के कार्यभार संभालते ही ऑफिस के कार्यों के सिलसिले में अक्सर उसकी मुलाकात प्रशांत से होने लगी। फिर कुछ ही दिनों में नंदिनी महसूस करने लगी कि जब भी वह प्रशांत के पास जाती, वह उसे देखते ही खिल उठता। शायद यही शुरुआत थी उस अनाम मीठे जहर जैसे रिश्ते की, जिसे जल्द ही रोज रोज की मुलाकातों ने घनिष्ठ बना दिया। यही घनिष्ठता कब प्यार में बदल गई, इसका उसे आभास तक नहीं हुआ। जब आभास हुआ, तब तक प्रशांत उसकी दुनिया में पूरी तरह समा चुका था। उमा ने, जो उसकी सहकर्मी होने के साथ साथ उसकी अंतरंग सहेली भी थी, प्रशांत के साथ प्रगाढ़ होते उसके संबंधों को महसूस कर उसे आगाह करने के लिए पहले ही उसे बता दी थी कि प्रशांत की शादी हो चुकी है और वह एक लड़के का पिता भी है। फिर भी वह जानकर भी अम, प्रशांत के सम्मोहन से अपने को मुक्त नहीं कर पाई थी। लेकिन कभी भविष्य की अनिश्चितता उसे सहमा देती, तो कभी उसे दूसरे का हक छीनने का अपना अविवेकी आचरण आतंकित किए रहता। कभी यह सोचकर उसका दिल घबरा जाता कि अगर प्रशांत किसी वजह से उसकी ज़िंदगी से पलायन कर गया तो वह क्या करेगी, उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। जब भी वह अपने दिल में उठते इस संशय को प्रशांत के सामने रखती, वह हंसकर उसे आश्वस्त कर देता कि वह जल्द ही अपनी पागल और गंवार पत्नी को तलाक दे देगा, जिसने उसका जीना दुश्वार कर रखा है, और नंदिनी से बाकायदा शादी कर लेगा। प्रशांत की ऐसी ही बातें उसे संबल देती। इसी विश्वास के सहारे वह प्रशांत के प्यार में इस कदर डूबती चली गई कि उसके अपनों से लेकर दोस्तों तक के सारे रिश्ते उस प्यार के रिश्ते के सामने गौण हो गए। आज अपना प्यार खोकर हताश और निराशा की घड़ी में उसका दिल चाह रहा था कि वह माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो ले और आंसुओं के सैलाब में उस व्यथा को बहा दे जो इन दिनों जिंदगी ने उन्हें बख्शी थी। लेकिन उसने इसकी गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी थी।
जिस माँ ने उसे पढ़ा लिखाकर बड़ा बनाने में अपनी सारी ज़िंदगी होम कर दी, उसी माँ को उसने इतने दर्द दिए कि वह हँसना तक भूल गई थी। उसके पापा की मृत्यु के बाद परिवार और समाज के साथ संघर्ष करती और शर्तों और समझौतों पर जीती उसकी माँ गायत्री देवी ने कठिन से कठिन समय में भी हार नहीं मानी थी। पर वे तब टूट कर बिखर गईं जब उनके दोनों बच्चों में सबसे ज़्यादा समझदार और जिम्मेदार बेटी ने उनके प्रेम और विश्वास की धज्जियां उड़ा दी। लोग ठीक ही कहते हैं, हम जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं अक्सर वही हमारे प्यार और विश्वास की धज्जियां उड़ा जाता है। जैसे ही गायत्री देवी को प्रशांत और नंदिनी के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई, उन्होंने नंदिनी को समझाने की भरपूर कोशिश की। नंदिनी, तुम यह किस मृग तृष्णा के पीछे भाग रही हो? मुझे तुम्हारे प्यार पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ है तो इस बात पर कि तुमने एक विवाहित व्यक्ति को चुना है। तुम जानती भी हो कि विवाहित व्यक्ति से प्यार करने का क्या परिणाम होता है। तुम अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करोगी ही, साथ ही दूसरी औरत की पीड़ा का कारण भी बनोगी। अगर प्रशांत उसे तलाक देकर भी तुमसे शादी कर लेता है, तो तुम सोचो, शुरू से ही घरेलू जिंदगी जीने वाली उसकी पत्नी के पास न तो इतनी शिक्षा है, न ही इतना अनुभव कि इस उम्र में अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। उस बेसहारा औरत की गृहस्थी कभी बस ही नहीं पाएगी। लोगों के ताने उलाने आज नहीं तो कल तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुंठित करेंगे। आज तुम्हें प्रशांत में गुण ही गुण दिख रहे हैं, क्योंकि उसके सारे दोष ढके पड़े हैं। अपने दिल दिमाग से प्यार के जुनून को हटा कर सोचो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि इतने दिनों तक साथ रहने के बाद भी अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी के सारे अधिकार छीन उस निर्दोष को पूर्णतया अकेला कर देने वाले इंसान के आचरण से क्या तुम्हें लगता है कि वह इस योग्य है कि उसके साथ जन्म भर का नाता जोड़ा जाए? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है नंदिनी। अब इस पथ पर आगे कदम मत बढ़ाओ। अपने कंधे पर माँ के हाथ का दबाव उसे कमजोर बनाने लगा था और उसने माँ से एक स्वस्थ और सही जिंदगी की शुरुआत का वादा कर लिया था। पर दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही माँ के दिए गए वचनों की निष्ठा कम होने लगी थी और कुछ ही दिनों में माँ की सारी सीखें बेमानी हो गई थी। प्रशांत के प्यार में आकंठ डूबी नंदिनी को यह एहसास भी नहीं हुआ कि उसके इन्हीं क्रियाकलापों से तंग आकर उसकी माँ के साथ साथ भाई ने भी उससे दूरी बना ली है। आज अगर उसकी मुलाकात प्रशांत की पत्नी से नहीं हुई होती तो शायद अब भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कई दिनों के अपने ऑफिशियल टूर से वापस लौटी तो ऑफिस पहुंचते ही उसे मालूम हुआ कि प्रशांत की बाइक ऑटो रिक्शा से टकरा गई थी। वह 3 दिनों से अस्पताल में है। वह भागी-भागी अस्पताल पहुंची तो वहां प्रशांत को ठीक-ठाक व होश में देख उसकी जान में जान आई। उसके सिर्फ एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा था। उस पर नज़र पड़ते ही प्रशांत ने मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हुए वहां बैठे लोगों से उसका परिचय करवाया। परिचय पाते ही जिस तरह से प्रशांत के घर वालों ने उसका स्वागत किया, उसे समझते देर नहीं लगी कि प्रशांत ने पहले से ही उसके संबंध में अपने परिवारों वालों को बता रखा है। तभी उसकी निगाह उस औरत पर गई जो सामने खिड़की के पास आने जाने वालों से नजरें गड़ाए मौन खड़ी थी। नंदिनी की प्रश्नवाचक निगाहों को समझते ही प्रशांत धीरे से बोला, यह आरती है। प्रशांत की पत्नी आरती का नाम सुनते ही एक बारगी नंदिनी का कलेजा हिम हो गया। अति साधारण नैन नक्श और सांवले रंग वाले औरत के निश्चल और सौम्य चेहरे पर उदासी भरी असीम शांति थी। जैसे ही आरती ने अपनी नजरें आकाश से हटाई, दोनों की निगाहें टकरा गई। तब एक अर्थहीन उदास सी मुस्कुराहट आरती के होठों पर तैर गई, जिसमें न तो व्यंग था न ही स्वागत। शायद जीवन में अपने से मिली पीड़ा से उसे इतना बेगाना बना दिया था कि वह अब दर्द महसूस ही नहीं कर रही थी। सिर से पांव तक उदासियों में डूबी अपने प्रतिद्वंदी की शब्दहीनता और आत्म संयम ने नंदिनी के पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उसे अति साधारण रूप रंग वाली कस्बाई औरत के सामने भी उसे अपना रूप और अपने पद और पैसे का अभिमान सब धूमिल लगने लगा। एक सूल सा उसके हृदय में गहराई से उतर गया
और गहरी संवेदना उसके भीतर से उमड़ने लगी। थोड़ी ही देर में आरती 2 प्लेटों में सेब काट कर ले आई। एक प्लेट प्रशांत को पकड़ाई तो दूसरा नंदिनी की तरफ बढ़ा दी। क्षण भर को उन दोनों की दृष्टि फिर से टकराई। आरती की दृष्टि में जाने ऐसा क्या था कि नंदिनी को अंदर तक चीर गया। एक गहरे विषाद में उसका दिल डूबने लगा। आरती की नजरें बता रही थी, उसे नंदिनी के विषय में पूरी जानकारी है। जिस प्यार, चिंता और स्नेह से आरती प्रशांत की सेवा कर रही थी, उसकी कद्र प्रशांत को भले ही नहीं थी, पर अपने होने वाली सौत के लिए मौन स्वीकृति देख नंदिनी स्तब्ध रह गई थी। एक औरत दूसरे औरत के कारण इतनी मजबूर हो गई थी कि उसका सुख दुख, आक्रोश आवेग सब पाषाण में प्रतीत हो गया था। कितनी निर्दयी और निष्ठुर होगी वह औरत जो दूसरी औरत को इस स्थिति में लाकर खड़ा करती है। नंदिनी का दिल चित्कार कर उठा। नहीं नहीं, वह इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती, वह इतनी पाषाणी भी नहीं हो सकती। नंदिनी को कभी प्रशांत का दूसरी शादी करने और आरती के भरण पोषण का खर्चा उठाने का स्वार्थी फैसला भी सही लगा था, पर आज वह सोचने को मजबूर थी कि कितनी विवश थी आरती। अपना सब कुछ और मान सम्मान खोकर भी उसे उस घर के एक कोने में पड़े रहना मंजूर था, वह भी तलाक लेने के बाद। अपने स्वार्थ के लिए इस पश्चाताप की अग्नि में जलते नंदिनी का मन आरती की हर संभव सहायता करने के लिए बेचैन हो उठा। कभी कभी अच्छे कर्मों के लिए अंतर्मन से स्वतः ही प्रेरणा आती है। ऐसे समय अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर ले तो उसके अंदर निहित सारी प्रतिबंधित ऊर्जा को एक सही दिशा मिल जाती है। नंदिनी को शायद सही दिशा उसी क्षण मिल गई थी। वह प्रशांत के करीब स्टूल खींचकर बैठते हुए बोली, यह सच है प्रशांत कि तुम्हारे बिना जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। फिर भी आज और अभी मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। मैं अपने सुख के लिए किसी दूसरे के साथ होते अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुमने कभी जरा सा भी मुझसे प्यार किया होगा तो तुम्हें उस प्यार का वास्ता तुम आरती को अपना लो। एक तुम ही हो जिसका प्यार पाकर वह अवसाद की स्थिति से बाहर आ सकती है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एक लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहो, आरती का साथ मैं दूंगी। अपनी बात समाप्त कर वह आरती के करीब आ खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारे प्रशांत को छोड़ हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से जा रही हूँ। जाते जाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। अपना मान सम्मान सब खोकर पति की दासी बनने से स्त्री पतिव्रता नहीं बन जाती है। वह तो अपने स्वाभिमान को गिरवी रख अन्याय को बढ़ावा देना हुआ। हम स्त्रियां सिर्फ सहने के लिए पैदा नहीं हुई हैं, हमारे पास भी संवेदनशील मस्तिष्क और आत्मसम्मान है। बिना लड़े हथियार डालना कायरता है। एक बार हथियार उठाकर देखो, जीने का मकसद मिल जाएगा। वरना हमें कितने भी अधिकार मिले हो, अगर उनकी रक्षा करने की क्षमता न हो तो उन अधिकारों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए मेरी सलाह मानो और एक बार हथियार उठाकर अपने पति के विरुद्ध खड़ी हो जाओ। उसकी बातों से अचंभित प्रशांत और आरती को वहीं छोड़ बिना एक पल गंवाए वह अस्पताल के कमरे से बाहर निकल आई और अब अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी किसी की आहट से वह चौंक कर उठ बैठी। उसकी माँ थी जो उसे घर आया जानकर चाय बना लाई थी। लाइट जलाते ही आंसुओं से भीगी नंदिनी का उदास और क्लांत चेहरा देख चाय का प्याला बगल के टेबल पर रख वे चुपचाप नंदिनी के पास पलंग पर आ बैठी। नंदिनी लपक कर उठी और माँ के गले से लग फूट फूट कर रो पड़ी। नंदिनी की आंखों से बहते आंसुओं के सैलाब ने माँ से अनकही सारी बातें कह डाली। फिर भी जो थोड़ी बहुत जिज्ञासा उसकी माँ की सरल शंकाहीन आंखों में बची रह गई थी, उसे भी नंदिनी ने आज की घटना बताकर शांत कर दिया। उसकी माँ का 4 महीनों का लंबा मौन व्रत टूटा। अब बस भी करो, बहुत पश्चाताप कर लिया तुमने। तुम्हारी जिंदगी प्रशांत से शुरू हो प्रशांत पर ही खत्म नहीं होती है। रास्ते और भी है, मंजिलें और भी हैं। आगे भी खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस ज़रूरत है हिम्मत से काम लेने की। सबसे बड़ा मरहम तो समय है जो तुम्हारे सारे घाव भर देगा। मेरे कारण आप लोगों ने भी काफ़ी दुख झेले हैं माँ, यह मैं कैसे भूल जाऊँ।
तुम्हें सही गलत की पहचान हो गई, यही क्या कम है हमारे लिए। बस अब जल्दी से कोशिश कर ट्रांसफ़र करवा लो दिल्ली से दूर। माँ की बात मान छुट्टियाँ ले नंदिनी ने अपना ट्रांसफ़र प्रशांत के ठीक होने से पहले ही कोलकाता करवा लिया, जिससे उसके सारे संपर्क दिल्ली से टूट गए। अपनी सारी कमजोरियों को पीछे छोड़ नंदिनी एक मजबूत इरादे वाली नंदिनी बन गई थी, एक नई सोच के साथ एक नई दिशा में अग्रसर। कभी कभी वह उमा को फ़ोन कर लेती थी। उमा ने ही उसे बताया था कि 4-5 महीनों में ही आरती में न जाने किस शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था कि वह अपने अधिकार के प्रति सिर्फ सजग ही नहीं हुई थी, लड़ना भी सीख गई थी। इसी नए तेवर के आगे झुककर प्रशांत ने उसे अपना लिया था और वे दोनों अब एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी मंजिलें और भी हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।